दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये कोई बॉर्डर नहीं है और ना ही इसे गिराने वाले लोग किसी दूसरे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस दीवार के उस पार कभी इन लोगों का घर हुआ करता था। फ़लस्तीन के उन लोगों का घर छीनकर इजराइल फोर्सेस ने उन्हें 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 12 किलोमीटर चौड़े गाज़ा के एरिया में कैद कर दिया है। इतने छोटे से इलाके में 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। उनमें से आधे बच्चे हैं। 70% यूथ यहाँ पे बेरोज़गार है। इस इलाके में बाहर से आलू के चिप्स और अदरक जैसी मामूली ज़रूरत का सामान भी नहीं लाया जा सकता। 90% लोगों को साफ़ पानी नसीब नहीं है और अब तो बिजली, कार फ्यूल और इंटरनेट भी बंद है। इलाके के 2/3 मतलब 66% से ज़्यादा लोग अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बने हुए हैं और यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा इजराइल अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना होता है, नहीं तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी और वो गाज़ा स्ट्रिप से कभी बाहर नहीं जा सकता। इसके ईस्ट और नॉर्थ में इजराइल है, वेस्ट में मेडिटेरियन सी और साउथ में इजिप्ट। साल 1994 में इजराइल ने 60 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बना लिया गाज़ा के साथ और आहिस्ता आहिस्ता इसे अपग्रेड करता रहा। इस बॉर्डर की दीवारें 7 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हैं। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल गन भी लगी हुई है और इसकी दीवारें बहुत गहरी खोद कर बनाई गई हैं ताकि कोई सुरंग ना बना सके। ऐसा नहीं है कि वेस्ट की तरफ समुंदर है तो वहाँ से गाज़ा के लोग आ जा सकते हैं, सामान ला सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं, बल्कि उसे भी इजराइल कंट्रोल करता है। पिछले 16 सालों से इजराइल ने गाज़ा के लोगों को कैद कर रखा है। इस बॉर्डर की वजह से गाज़ा के लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि वेस्ट बैंक के इलाके में ट्रीटमेंट गाज़ा के मुकाबले में थोड़ा बेहतर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए सिक्योरिटी चेक से गुजर कर जाना पड़ता है और अक्सर लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। गाज़ा के लोग वेस्ट बैंक में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए तरस जाते हैं, जबकि ये पूरा इलाका एक वक्त में उन्हीं का था। ऊपर से इजराइल उन्हीं इलाकों में बमबारी करता है और घनी आबादी होने की वजह से अक्सर सिविलियंस की मौत की भी खबरें मिलती हैं। यहाँ तक कि जो उनकी आवाज़ सुनने आते हैं उन जर्नलिस्ट की भी मौत की खबर आ जाती है। सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि जो लोग उनकी मदद करने के लिए इस इलाके में आते हैं उनको भी निशाना बना लिया जाता है। खुलेआम इजराइल इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। हमास के इस हमले के बाद कई सारी वेस्टर्न पावर्स ने उसे दहशतगर्द कहा है, लेकिन जिस वक्त इजराइल फ़लस्तीन पर तशद्दुद करता है तो इस खबर को दबा लिया जाता है। इस फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई में इतने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वो हम और आप देख ही रहे हैं। इजराइल के इन हमलों के बाद क्या होगा? गाज़ा की पट्टी के लोग भी हथियार उठा लेंगे, हमास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर इजराइल इन पे और बुरे तरीके से हमला करेगा और मासूम लोग मारे जाएंगे और ये साइकिल चलता ही रहेगा जैसे आज तक चलता आया है। लेकिन असल मसला क्या है? दोस्तों, मेरा नाम शाहज़ेब कैसर है और आप देख रहे हैं सिग्मा टीवी। हम सब लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैसे इजराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में ये कहानी आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। जब वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई तो इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फ़लस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे और 3% यहूदी थे। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन फिर पहली जंग वर्ल्ड वॉर 1 1918 में ख़त्म हुई और इसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से लेकर 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 से ज़्यादा यहूदी आ चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। उनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का था। दोस्तों, ये लोग फ़लस्तीन में ज़राई ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए। उन ज़मीनों पर जो फ़लस्तीनी लोग काम किया करते थे, ये लोग उनको भी वहाँ से निकाल देते थे। बहरहाल फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि उनको उनकी ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। उस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन उस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा।
55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دیا جائے گا اور 45% حصہ فلسطینیوں کو، یعنی جو فلسطینیوں کی اپنی زمین تھی اب انہی کے پاس 45% زمین رہ گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے یہ بھی کہا کہ یروشلم جہاں مسجد الاقصیٰ ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ فلسطینیوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی زمین کو چرایا جا رہا ہے، اس لیے 1948 میں عرب ملکوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی اسرائیل کے پاس 55% سے بڑھ کر اب 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ملکوں کی پھر سے جنگ چھڑ گئی اور اب اسرائیل نے فلسطین کے اور بھی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، جیسے کہ غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کا ایریا، اور اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا تھا جو کہ ایک نیوٹرل جگہ تھی۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا دیا اور جو 4 لاکھ فلسطینی وہاں رہ رہے تھے ان کو سٹیزن شپ سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل یروشلم میں فلسطینیوں کے گھر تباہ کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے 20 لاکھ یہودیوں کو بھی یروشلم میں بسا دیا تھا جو کہ بالکل غیر قانونی تھا۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ 100 سال پہلے فلسطین میں فلسطینی ہی رہتے تھے۔ لاکھوں یہودی یورپ سے ان کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فلسطین کے اندر آ کر 55% زمین پر بھی اسرائیل بنا دیا اور پھر آہستہ آہستہ باقی زمین پر بھی قبضہ کرتے گئے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پھر بھی ویسٹ کی سپر پاورز اسرائیل کو ہی سپورٹ کرتی ہیں۔ دوستوں، میری پوری کوشش تھی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو پوری کہانی بتا دی جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔